मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, 26 मार्च को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बांग्लादेश के अंदर मौजूद थे। इनको असल में वेस्ट बंगाल की इलेक्शन कैंपेन के लिए बांग्लादेश आना पड़ा था और इधर बड़ी तादाद में माटवाज रहते हैं। बांग्लादेश के अंदर माटवा कम्युनिटी रहती है, तो इनसे मिलने के लिए आए थे। इनसे मिलने क्यों आए थे? क्योंकि इनके बहुत सारे रिलेटिव्स बड़ी तादाद में वेस्ट बंगाल में रहते हैं। उनके वोट्स को मोदी साहब ने टारगेट किया हुआ था। उनको ये लॉलीपॉप देने आए थे कि अगर मैं जीत के आ गया तो ये सारे माटवाज जो कि बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, इनको मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सबको वेस्ट बंगाल लेकर आऊँगा। लेकिन जाहिर है ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर जादू चला है ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी ने माटवाज से कहा कि ये मोदी साहब जो हैं इनको फेंकू क्यों कहा जाता है और जुमला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खाली बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। ये मोदी साहब के जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने नाम रखे हुए हैं उनके, फेंकू और जुमला। कांग्रेस वाले उनको जुमला कहते हैं, बाकी जो नीचे की जो छोटी जमातें हैं वो इनको फेंकू के नाम से भी जानती हैं। एनीवे, तो उनका वो काम हुआ नहीं। और एक और जो बड़ा एक अहम एक एलिमेंट था मोदी साहब के इस बांग्लादेश वाले दौरे का, वो ये था कि उनकी हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स की वजह से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। बल्कि इंडिया का इमेज बिल्कुल शैटर होकर रह गया, बिल्कुल तबाह हो गया बांग्लादेश के अंदर। तो जो लॉबीज़ हैं ना, इनकी प्रो इंडिया लॉबीज़ हैं, जो कि इंडिया के एजेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, जो कि घुसे हुए हैं, हम कहते रहते हैं वहाँ ब्यूरोक्रेसी में घुसे हुए हैं, वहाँ पर कई जगहों पर घुसे हुए हैं। इन्होंने एक अटैम्प्ट की कि मोदी साहब कुछ वैक्सीन्स लेकर आ जाएं कोविड की, कुछ स्कीम्स अनाउंस कर दें तो शायद कुछ पॉजिटिव असर पड़े, यानी एक रिलेशंस बेहतर हो जाए पब्लिक लेवल पर, कुछ ज़रा यानी एक अच्छा सा तासुर जाए कि यार इंडिया इतना बेकार भी नहीं है, इंडिया हमारा ख्याल भी रखता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सर आप ये भी करें। तो मोदी साहब ये काम करने भी आए। ये उनकी विज़िट का एक अहम पहलू था, लेकिन बात नहीं बनी, वहाँ पर भी बात नहीं बनी और 12-15 लोग हलाक हो गए, शहीद हो गए इस सारे एंटी मोदी प्रोटेस्ट में। उनके आने पे पूरा बांग्लादेश सड़कों पर निकल आया था, आपको याद होगा। अच्छा, उन्हीं दिनों 26 मार्च को हमने एक एपिसोड किया था जिसका टाइटल था इंडियाज बेट्रायल टू इट्स अफगान पार्टनर्स इज़ अ लेसन फॉर प्रो इंडिया लॉबीज इन साउथ एशिया। एपिसोड नंबर था 323। बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया के एसेट्स हैं ना, ये इस चीज़ पर काम कर रहे थे कि इंडिया की इमेज बिल्डिंग हो, इंडिया का अच्छा तासुर, अच्छा चेहरा जाए पब्लिक में, ज़ोरों शोर के साथ काम कर रहे थे। लेकिन हमने कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो बांग्लादेश समेत पूरे रीजन के जो इंडिया की लॉबीज़ हैं उनके लिए एक मैसेज है। और हमने तब कहा था मार्च में, 26 मार्च को हमने कहा था कि भाईजान ये जो प्रो इंडिया गनी सरकार है वहाँ पर जा रही है, गिर रही है, आपको अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वी कैन सी दैट कि ये धड़ाम से गिरने वाली है। इंडिया इसको बचा नहीं पाएगा, बल्कि इंडिया खुद भी आउट हो जाएगा पूरे रीजन से। ये हमने 26 मार्च को कहा था, तकरीबन 5 महीने पहले, जब गवर्नमेंट गिरी है उससे 5 महीने पहले हमने कहा था। वी टोल्ड यू कि फरवरी में इंडिया की एक म्यांमार के अंदर जो एक प्रो इंडिया एक गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, वो गिरी है और अब ये भी गिरने वाली है। और फिर दुनिया ने देखा कि अशरफ गनी साहब जो थे वो उनकी गवर्नमेंट गिरी है। और फिर इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं और रॉक के जो एजेंट्स हैं, ये वहाँ से ऐसा भागे हैं कि न्यू दिल्ली आने तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या छोड़ के आ रहे हैं पीछे। और ये जो भागने वाला प्रोसेस था ना, वहाँ से शिकस्त खा के भागने वाले प्रोसेस को, इसको नाम दे दिया था ऑपरेशन देवी शक्ति मोदी साहब ने। अब ये समझ में सर पैर नहीं है, इसकी ना सर है ना दुम है कहीं। इस सारे यानी अजब एक पता नहीं कौन उनको मशवरे देता है। भाई एक डिफीट खा के भागने के बाद कौन सी देवी शक्ति होती है? क्या नाम रखा है ऑपरेशन का? देवी शक्ति तो विक्ट्री के ऊपर रखते आप तो भी समझ में आता था। आप वहाँ से शिकस्त खा के वहाँ से भागे हैं और नाम दे रहे हैं कि देवी की शक्ति से भागे हैं। देवी की शक्ति से आप शिकस्त खा गए, ये कैसा नाम है? लेकिन इस ऑपरेशन को नाम दे दिया गया। इंडियन डिप्लोमेट्स, रॉक एजेंट्स जो थे ये भागने लगे और देवी शक्ति नाम से भागे हैं। अच्छा, जब हमने 26 मार्च को ये बात की थी ना, तब इंडिया के चारों कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे, एम्बेसी भी काबुल में खुली हुई थी। न्यू दिल्ली से मुसलसल अशरफ गनी को कहा जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, स्टे देयर, डटे रहो, तुम्हारे साथ हैं, 3 लाख की फौज तुम्हारे साथ है, अफगान नेशनल आर्मी NDS तुम्हारे साथ है, डटे रहो, कहीं नहीं जा रहे, इनको हम देखेंगे, अमेरिकियों को जाने दो, इनको देखेंगे। बट वी टोल्ड यू कि भाई ये जाने वाले हैं,
वहाँ पर ग्राउंड पे हालात तब्दील हो चुके हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं पे इंडिया मौजूद नहीं है, और वही कुछ हुआ। नाउ इस वाक़ये का, अफ़गानिस्तान वाले वाक़ये का और म्यांमार वाले वाक़ये का असर होने जा रहा है इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। सबको ये पैगाम मिल चुका है रीजन में कि अब ना इंडिया की कोई यहाँ पर जगह है ना अमेरिका की। अगर कोई ये समझ रहा है कि इंडिया और अमेरिका आर स्टिल समथिंग इन दिस रीजन, देन दे मस्ट लुक एट अफगानिस्तान एंड म्यांमार फर्स्ट। उनका हशर देखें, वहाँ पर कौन सी हुकूमतें थी, प्रो इंडिया हुकूमतें थी ना, क्या हुआ उनको? दोनों जेल, एक जेल में एक रेल में। आंग सान सूकी साहिबा जो हैं वो जेल में, अशरफ गनी रेल में, इधर से उधर फुदकते फिर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर ये पैगाम कहीं लाउड एंड क्लियर गया है तो वो बांग्लादेश के अंदर गया है। क्यों, इसका हम आपको भी बताते हैं, लेकिन पहले ये देखें, श्रीलंका के अंदर बांग्लादेश की तरह एक मजबूत इंडियन लॉबी हुआ करती थी एक ज़माने में, और वो भी अब मुकम्मल तौर पर धपड़धूस है। इस हद तक कि अब वहाँ इंडिया के हक़ में कोई 50 लोग भी नहीं निकलते प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया के हक़ में। हद तो तब हो गई जब श्रीलंका ने जफना डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु, इंडिया की मेन लैंड, इससे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। अगर आप कश्ती में जाए ना, आपको 30 मिनट लगते हैं, इंडिया से आधा घंटा दूर। इतना करीब जाके श्रीलंका ने चीनियों को बिठाया है वहाँ पर। और वो जो तमिल ग्रुप हुआ करता था, जो कभी ज़रा सी बात पर जंग छेड़ने की धमकी दे देता था इंडिया के लिए, इंडिया के हक़ में, इन्होंने भी इंडिया को डंप कर दिया। 50 लोग, 50 तमिल भी नहीं निकले श्रीलंका के अंदर इंडिया के हक़ में। नाउ ये सब क्या था? दिस वॉज अ साइन दैट इंडियन एजेंट्स आर गोइंग थ्रू देयर लास्ट मोमेंट्स इनसाइड श्रीलंका। फिर आप देखें नेपाल के अंदर दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और दोबारा वहाँ पर बादशाह को लाने के लिए रॉ ने अटैम्प्ट्स किए, प्रॉपर अटैम्प्ट्स किए रॉ ने, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। बादशाह आया क्या? बादशाह नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। केपी ओली को कोई हिला नहीं सका। अगर केपी ओली जाते हैं तो क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी का कोई दूसरा पीएम आ जाएगा। यानी वहाँ पर एक मजबूत सिस्टम बन गया है, वहाँ पर एक एंटी इंडिया सिस्टम बना हुआ है। और अब अफगानिस्तान के अंदर आप देखें क्या हुआ। अफगानिस्तान और म्यांमार की सरकारें जो थी इंडिया के लिए खड़ी हुई, ख़त्म हो गई। इंडिया के लिए खड़ी हुई, खड़ी होते ही ख़त्म हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब साइन है, इशारे हैं कि इंडिया का अब यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक असर मौजूद नहीं रहा, और इंडिया इतना पावरफुल नहीं है कि कोई सरकार बना सके या गिरा सके किसी मुल्क में। और ये बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया के एजेंट्स बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं, बहुत सारे तो ख़त्म हो चुके हैं पहले ही, लेकिन अभी भी हैं, काफ़ी सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ इनके लिए ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। एक होता है ना कि जब ऐसा वक्त आ जाता है हिस्ट्री में कि आपने फ़ैसला लेना होता है कि व्हाट टू डू, और वो फ़ैसला फिर आपका हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं इंडिया के जो एजेंट्स बचे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके लिए। श्रीलंका वाले जो थे वो इस प्रोसेस से गुजर गए, नेपाल वाले जो थे वो इस प्रोसेस से गुजर गए, म्यांमार वाले जो थे वो इस प्रोसेस से गुजर गए, अफ़गानिस्तान वाले जो थे वो इस प्रोसेस से गुजर गए। ये वो ममालिक थे जहाँ पर इंडिया कभी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। ये सारे ममालिक इन प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और बांग्लादेश अभी तक उस प्रोसेस से गुजर रहा है। अभी वहाँ पर जो इंडियन एजेंट्स हैं बहुत सारे, दे हैव टू डिसाइड कि कहाँ जाना है। क्या वो अब भी इंडिया की सपोर्ट जारी रखेंगे, या बदली हुई हवाओं, बदले हुए हालात को देखकर वो भी बदल लेंगे ख़ुद को? दिस इज़ द पॉइंट। देखिए, खित्ते के किसी भी मुल्क के अंदर प्रो इंडिया ग्रुप्स की कोई मदद तो दूर की बात है, इंडिया अपने इन ग्रुप्स को ह्यूमिलिएशन से, बेइज्जती से भी नहीं बचा पाया। अपने एसेट्स को गए भी हैं उन मुल्कों से तो गंदे होके गए हैं, बड़ा ख्वार होके गए हैं। और जब इंडिया के लिए ये किसी काम के नहीं रहे तो इंडिया ने इनको ऐसा डंप किया कि दिल्ली आने पर भी इनके बैन लगा दिया कि दिल्ली में मत आना, तुम्हें देखे नहीं हम यहाँ पे। किसी को देखा आपने? ये जो सालों तक इंडिया के लिए काम करते रहे, कोई दिल्ली आया? नहीं आया। ये बांग्लादेश के अंदर इंडियन प्रॉक्सीज के लिए एक सबक है कि जिस गनी सरकार को अफगान तालिबान से लड़वाने के लिए इंडिया गनी सरकार की फ़ौज को ट्रेनिंग देता था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए फ़ौज बना रहे हैं, आज उसी इंडिया का सफ़ीर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसी इंडिया का सफ़ीर अफ़गान तालिबान से कतर में बैठा हुआ अपने फ्यूचर सेट कर रहा है, दोस्ती रखने की बातें कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आया है, इसमें इंडिया अफ़गान तालिबान को स्टेट एक्टर तस्लीम कर रहा है, दहशतगर्द नहीं, स्टेट एक्टर। इसका मतलब इंडिया के लिए अशरफ गनी वाज नथिंग मोर देन अ टिश्यू पेपर। आंग सान सूकी को, जिस म्यांमार की फ़ौज के साथ लड़वा रहे थे इंडिया वाले,
मार्शल लॉ लगने के कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ दुनिया ने देखा ना, म्यांमार के मिलिट्री डे के मौके पर इंडिया का नुमाइंदा उसी म्यांमार की फ़ौज के साथ बैठा हुआ नज़र आया। यानी दुनिया ने अजब तमाशा देखा यार। उधर आंग सान सूकी को जेल में डाला हुआ है फ़ौज ने, जिसके पीछे इंडिया खड़ा था, और अब मार्शल लॉ के बाद इंडिया उसी फ़ौज के साथ बैठ गया। तो आंग सान सूकी क्यों जेल गई, किस वजह से जेल गई, सोचने की बात है ना। ये नई दुनिया है, ये नए रीजन की झलक है। ये सिस्टम पूरा तब्दील हो चुका है, रीजन पूरा तब्दील हो चुका है आंखों के सामने देखते ही देखते। हम अब उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सिर्फ कोई यारी दोस्ती कुछ भी नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं है। अब कंट्री टू कंट्री मामलात तय होते हैं। अब वहाँ पर कोई जो अफराद होते हैं ना, लोग होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, वो कोई असर नहीं रखते। अब मुल्क असर रखता है। आपने मुल्क के साथ डील करना होता है, किसी पर्सनैलिटी के साथ। वो दौर गुजर गए जब आप पर्सनैलिटीज़ के साथ डील करते थे ना, वो दौर गुजर गए। अब स्टेट्स एक दूसरे के साथ डील कर रही होती हैं। अगर बांग्लादेश के अंदर मौजूद इंडियन प्रॉक्सीज आज की रियलिटीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, और आज भी अगर पास्ट में रहते हैं कि कभी इंडिया बहुत पावरफुल होता था, अगर पास्ट में रहते हैं ना, तो आज के दौर की हकीकत इनको क्रश करते हुए आगे निकल जाएगी। दिस इज़ द रियलिटी। आज के दौर में पता है बांग्लादेश के अंदर इंडिया की क्या सिग्निफिकेंस है, बांग्लादेश की यानी इंडिया की क्या हैसियत है। सिर्फ इतनी है कि वो चंद अरब डॉलर का व्यापार कर सकता है बांग्लादेश के साथ, दैट्स इट। इससे आगे इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ना बांग्लादेश के अंदर वो कोई हुकूमत बना सकता है, ना हुकूमत गिरा सकता है। पहले इनका एक असर था, इनकी मर्जी की एक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता था। आज वो सिस्टम नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बांग्लादेश के अंदर इंडिया की वो इन्फ्लुएंस नहीं रही। अब एक सवाल है यहाँ पर कि अगर इंडिया इररिलेवेंट है तो अमेरिका, वो तो है ना, वो तो हेल्प कर सकता है। उसका झांसा देखकर इंडिया अपने काम करवा सकता है कि मेरे साथ अमेरिका है। तो पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान, म्यांमार समेत हर जगह आपको आगे आगे कौन मिला है, अमेरिका। इंडिया तो उसके कंधे पे बैठा हुआ नज़र आया है ना, पीछे पीछे। तो दूसरी बात यह है कि चीन की इंटेंशंस को बहुत से आलिम, बहुत सारे स्कॉलर समझ ही नहीं पाए नहीं समझ पाए चीन को। कहते हैं चीनियों को समझना बड़ा मुश्किल है। देखें, चीन का ये मकसद कभी भी नहीं रहा कि हम अमेरिका को ख़त्म कर दें। ये उनका नेवर, कभी भी नहीं। दे विल नेवर फिनिश अमेरिका, कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। क्यों? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बसंती शोले फिल्म की बसंती का डायलॉग है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। चीन के कारखानों को अरबों डॉलर्स अमेरिकी कंज्यूमर्स देते हैं। दोनों का कारोबार है, दोनों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं ह्यूज लेवल पर। एक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो दूसरा दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है तो दूसरा सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इनके बड़े गहरे ताल्लुक हैं आपस में बिजनेस के एतबार से। तो कभी भी ये एक दूसरे को एक हद से ज़्यादा डैमेज नहीं करना चाहेंगे उस लेवल पर जाकर जहाँ पर ये खुद भी हर्ट हो रहे हों, कभी भी नहीं। अमेरिका के भी अरबों खरबों रुपये आ रहे होते हैं चीन की कंपनियों से, यानी अमेरिका की कंपनियां वहाँ पे बेच रही होती हैं और वहाँ चीनी खरीद रहे होते हैं इनका माल। तो अगर चाइना कमज़ोर होता है और उसका परचेजिंग पावर डाउन होता है तो नुकसान तो अमेरिका को भी होगा ना। दिस इज़ द पॉइंट। तो फिर चाइना चाहता क्या है? दिस इज़ द क्वेश्चन। चाइना क्या चाहता है? चाइना सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी का ग्लोबल ऑर्डर रखना चाहता है, जहाँ पर उसके लिए अमेरिका मुश्किलातें पैदा ना कर पाए या अमेरिका के इत्तेहादी मुश्किलातें पैदा ना कर पाए। चाइना सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी मर्ज़ी का ग्लोबल ऑर्डर हो। अमेरिका भी तरक्की करे, चाइना डोंट माइंड दैट। चाइना भी करना चाहता है, उसको भी करना चाह रहा है, दैट डजंट मैटर। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल ऑर्डर उसका होना चाहिए, जहाँ पर अमेरिका उसके लिए मुश्किलातें पैदा ना करें, ना ही अमेरिका के अलाइज उसके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा करें। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया चीन के लिए रोड़ा है, ऑब्स्टिकल है, ड्यू टू इट्स एंटी चाइना पॉलिसीज़। ये गेम है सारा।